तो नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, राष्ट्र नीति ने आपसे कहा था कि हम ओपिनियन पोल लाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं, ओपिनियन पोल तो हम आपको नहीं दिखा सकते फिलहाल। लेकिन हमने उत्तराखंड के 200 पत्रकारों से वार्तालाप इसी बीच की, जिसमें 13 जिलों के करीबन करीबन 180 पत्रकारों से बात की। और आज उत्तराखंड के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार कांडपाल जी हमारे साथ हैं उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में बात करने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत। और हम एक एक सीटों में बातचीत परिचर्चा भी करेंगे और राष्ट्र नीति में एक एक सीट का विश्लेषण भी करेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टिहरी की सीट से, जहां पर आपको मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा होगा। एक तरफ जो है टिहरी की महारानी है, दूसरी तरफ गुनसोला जी हैं और तीसरी तरफ है बॉबी पवार। ग्राउंड से क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहले हम कांडपाल जी के पास चलते हैं कि क्या व्यू ये देख रहे हैं, क्योंकि हमने साझा रूप से कई पत्रकारों से बात की है। ओवर टू यू। देखिए, टिहरी लोकसभा सीट में जो महारानी चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके प्रति वहाँ की जनता का एक हमेशा से एक अच्छा एटीट्यूड रहा है। लोग उनको आज भी राजा की तरह ही मानते हैं। बिल्कुल। और वो बद्रीनाथ का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और यदि देखा जाए तो जो अप्रत्यक्ष रोजगार है बद्रीनाथ यात्रा का, तो लोगों को उनसे प्राप्त भी होता है। तो मैं सोचता हूँ कि महारानी राजलक्ष्मी जी एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर बीजेपी की तो जो उम्मीदवार है। बॉबी पवार पर लोग कह रहे हैं कि बॉबी पवार सीट निकाल सकते हैं, क्या क्या आपको वोटिंग का दिख रहा है, कुछ है हलचल? देखिए, इस समय देश में दो प्रकार का ध्रुवीकरण हो रहा है, बीजेपी और इंडिया गठबंधन। बिल्कुल। तो एक ओपिनियन ये भी आ रही है कि बॉबी पवार ने जो मुद्दे उठाए हैं उसको उनको लोकल यूकेडी और अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने सपोर्ट किया है जी। और उनके साथ युवाओं का एक हुजूम भी है। पर फाइनली बात ये हो रही है कि यदि बीजेपी का मुकाबला करना है तो कांग्रेस को मजबूती से लड़ना है। तो बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस ही कर सकती है। और कमोबेश देखिए, जो राय आपको यहाँ पर दी जा रही है वो बहुत सारे पत्रकारों से बातचीत करके साझा राय देने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी सीट की तरफ बढ़ेंगे, पौड़ी, जिसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर कहीं पर खतरा हो सकता है तो पौड़ी है, यानी गोदियाल जी और अनिल बलूनी जी, क्योंकि गढ़वाल की सीट पहले से ही बहुत रफ एंड टफ मानी जा रही है और बीजेपी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व हम कह सकते हैं कि वहां पर जो है उतर आया है। तो आप क्या सोचते हैं सर, इतने बड़े सर्वेक्षण के बाद की गढ़वाल का गणित क्या है, टूट तो नहीं जाएगी बीजेपी? देखिए, ऐसा है कि इस सीट पर जो है गोदियाल जी जो है वो लोगों के बीच में काफ़ी सक्रिय रहे हैं पहले से बिल्कुल। भी। तो अनिल बलूनी जी का नाम भी काफ़ी अच्छा है पूरे प्रदेश में। उनकी जो तार्किक बात है बिल्कुल। उसको देखते हुए बीजेपी को लगता है कि वो एक अच्छे कैंडिडेट है। पर एक चुनाव लड़ने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी है कि लोगों के बीच में उम्मीदवार का होना भी बहुत जरूरी है। तो अनिल तो बलूनी इस जी, हिसाब में तो अनिल बलूनी जी ग्राउंड पे। हाँ, इसीलिए अनिल बलूनी जी जद्दोजहद कर रहे हैं और उनको गोदियाल जी के बजाय ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ रही है चुनाव जीतने के लिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पौड़ी का गणित रफ एंड टफ बना हुआ है और अधिकांश पत्रकार हैं अगर मान रहे हैं कि अगर कोई सीट खिसक सकती है तो वो पौड़ी की सीट हो सकती है, ऐसा है। अल्मोड़े की सीट की तरफ आते हैं, जहां पर दोनों कैंडिडेट को देख करके लोगों में नाराजगी साफ तौर पर दिखी है, लेकिन अल्मोड़ा का गणित जो है अभी भी माहौल साइलेंट, और साइलेंट वोटर बड़ा खतरनाक होता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अल्मोड़ा सीट पर जो मतदाता है वो बहुत साइलेंट है जी। वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है। और यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो मध्यम वर्ग है वो कहीं ना कहीं मतलब दबेपन से नाराज़गी भी व्यक्त कर रहा है और ये भी महसूस कर रहा है कि उम्मीदवार उनके बीच में दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं रहे। जी। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा लगता है कि मतदान बहुत गिरने वाला है। जी। और जब मतदान गिरेगा तो ये किस करवट ले जाएगा, ये सोचने की बात है। यदि बीजेपी को यहाँ अच्छे मतों से विजयी होना है तो उनको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि मतदाता मतदान केंद्र तक पहुँचे। जो सबसे एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है हरिद्वार की, जिस सीट में टिकट के लिए लड़ाई हुई हरीश रावत से लेकर के करण महारा तक विवाद चले, और फाइनली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार उनका नाम है, वो भी ग्राउंड पर आए। तो हरिद्वार में कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी जद्दोजहद थी, क्या हरिद्वार निकाल पाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, हरिद्वार में भी ये जो इंडिया गठबंधन है, अब इसका क्या रुख है ये देखना पड़ेगा। उमेश कुमार वहाँ से विधायक हैं और वो अपने क्षेत्र से और काफ़ी चर्चित भी रहे हैं।
और बसपा ने भी अपना एक कैंडिडेट मैदान में उतारा है। यदि चुनाव में ये होता है कि दोनों ही आगे बढ़ते हैं, उमेश कुमार और बसपा, तब बीजेपी के लिए वहाँ स्थान बनता है। तो आखिरी सीट हम जो कि बात करेंगे नैनीताल की, जहां पर बनभूलपुरा की घटना हाल फिलहाल पे हुई थी और नैनीताल बहुत सुर्खियों में रहा था, जिसके बाद चुनावी माहौल वहां पर क्या है, क्योंकि अजय भट्ट एक दिग्गज मंत्री और उनके सामने प्रकाश जोशी जी, जहां तक अगर मैं उनका नाम सही ले रहा हूं तो क्या स्थितियां हैं नैनीताल की? नैनीताल सीट में भी जो है मुकाबला है, पर अजय भट्ट एक दमदार प्रत्याशी के रूप में है और वाकपटु भी है और उनको लोग जानते भी हैं, वहाँ से प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी है। पर ये शिकायत सभी मतदाताओं की रहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जनता के बीच में उनका आना जाना क्या है। तो लेकिन वो सीट लग रहा है कि बीजेपी अच्छा करेगी। बीजेपी अच्छा करेगी, लेकिन एक आखिरी सवाल, हर आदमी बोल रहा है कि कैंडिडेट को लेकर के लोग दुखी हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पे सारे लोग इंटेक्ट हो जा रहे हैं। ये मोदी फैक्टर है कि कैंडिडेट्स का जादू, क्या किस रूप में आप इसको देखते हैं? देखिए, यदि मोदी फैक्टर नहीं होगा तो कैंडिडेटों के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। यदि परफॉर्मेंस की बात देखी जाए तो जो भी सांसद रहे हैं उत्तराखंड से या जो अभी लड़ रहे हैं चुनाव, इन सबका परफॉर्मेंस जो है उत्तराखंड में जनता के साथ उतना बेहतर नहीं है। चुनाव लड़ा जाएगा मोदी जी के नाम पर और कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो है एक अपना ही अलग वो है। और मैं जो हम ये राय आपको पेश कर रहे हैं, कम से कम 100-200 पत्रकारों से इसमें बातचीत की गई है, उन तक कहीं ना कहीं चीज़ों को निकाल करके हम लेकर के आए हैं। तो आपको क्या हमारी राय लगी, अधिकांश पत्रकारों की क्या राय लगी, जरूर बताएं। और अब तो वोटिंग पे निर्धारित है। बहुत बहुत शुक्रिया कांडेपाल। धन्यवाद।